हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सिविल्स तैयारी। आज की इंग्लिश लिटरेचर सीरीज़ में हम द गुड मॉरो का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। समरी क्या है इसकी? तो इस पोएम में जो पोएट हैं वो कहीं ना कहीं सबसे पहले अपने लवर के साथ एक रिटोरिकल क्वेश्चन पूछते हैं। ये एकदम मॉर्निंग टाइम लिखी गई है पोएम, तो इसीलिए इसको ओपेट बोलते हैं, मतलब जो पोएम मॉर्निंग टाइम में लिखी जाती है। तो ये दो तरीके से इसको हम देख सकते हैं। एक तरीका है कि उठे हैं अभी अभी पोएट और उठते ही अपने लवर के लिए उन्होंने पोएम लिखी। दूसरी चीज़ ये है, इस पोएम में कहीं ना कहीं ये कहा गया है कि उनकी सोल्स भी अवेक हो गई हैं। प्यार करने के बाद समथिंग दैट हैपेंड इन द नाइट, उसने उनकी लाइफ की तरफ आउटलुक ही चेंज कर दिया है और उनको अब ऐसा महसूस होता है कि उनकी सोल्स अवेकन हो गई हैं। तो अब क्वेश्चन पोज करते हुए पोएट पूछ रहे हैं अपने प्यार से कि हम क्या कर रहे थे यहाँ पे प्यार करने से पहले। तो यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी का जो है यूज़ किया गया है। अपोस्ट्रॉफी मतलब कि जो ये एक लिटरेरी डिवाइस होती है जहाँ पे जिसको भी एड्रेस किया जा रहा है वो प्रेजेंट नहीं है या वो अपना जो है आंसर नहीं दे पा रहा है। तो ये एक रिटोरिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं अपने प्यार से कि क्या हम बच्चे थे, क्या हम जो है बचपने वाली चीज़ें कर रहे थे या फिर हम जो है सोए हुए थे 7 स्लीपर्स डेन में। तो फिर वो कहते हैं कि हाँ, ये सारी चीज़ें सही हैं, हमने अभी तक जो भी किया वो एकदम बचपने में किया था, सब चीज़ चाइल्डिशली की थी। और अब हम जब दोनों क्लोज आ गए हैं तो हमारी जो सोल्स हैं ये अवेकन हो गई हैं, ये वेकअप हो गई है और हम अब एक दूसरे को डर से नहीं देखते। हमारे प्यार में कोई जेलसी का भाव नहीं है। हम दोनों इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि हम दोनों को एक दूसरे के ऊपर जेलसी से, फियर से देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो कहते हैं आगे कि जैसे उन्होंने अपनी बॉडीज़ को एक वर्ल्ड से कंपेयर किया है कि जाकर के लेट एक्सप्लोरर्स जो है ओशंस को एक्सप्लोर करें, क्योंकि वो डिस्कवरी का टाइम था, तो नए नए वर्ल्ड्स का एक्सप्लोरेशन हो रहा था। तो उनका यहाँ पे जो है इन्होंने यूज़ किया है पोएट ने कि लेट एक्सप्लोरर्स एक्सप्लोर द ओशंस। बाकी लोग मैप्स बनाएं, चार्ट्स बनाएं और हमारी तो एक ही दुनिया है, हम दोनों एक दूसरे की दुनिया हैं। और ऐसे ही सभी की एक दुनिया होती है अपने, जिससे वो प्यार करते हैं उसके अंदर। तो फिर वो आगे कहते हैं कि उनका जो फेस है वो उनकी लवर की आइज़ में दिखाई देता है। इसी तरह से जो सच्चाई है वो हमारे फेसेस से दिखाई देती है। ट्रुथ जो हर्ट का है, मतलब हर्ट के में कितना प्यार है वो आँखों से झलकता है। और हम कहाँ इतने अच्छे जो है ग्लोव्स को फाइंड कर सकते हैं, कहाँ पर जो है ऐसा हो सकता है कि जब भी कुछ मरता है तो इसलिए क्योंकि उसके पार्ट से प्रोक्रिएटिव मिक्स नहीं है। बट हम जो इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, हमारा लव इतना परफेक्ट है कि हमारा जो है लव की पावर कभी भी लूज़ नहीं होगी और हमारा लव कभी भी नहीं मरेगा। तो ये एक समरी है इस पोएम की। आप लाइन बाय लाइन एनालिसिस देखेंगे। So guys, your first 4 lines are, I wonder by my troth what thou and I did till we loved. Were we not weaned till then, but sucked on country pleasures childishly, और snorted we in the 7 sleepers den। तो ये जो 4 लाइन हैं, फर्स्ट 4 लाइन्स हैं, ये पोएम की कंसर्न्स को इस्टेब्लिश कर रही हैं और ये अनयूजुअल फॉर्म को जो है हिंट कर रही हैं। स्पीकर शुरू करता है एक क्वेश्चंस की सीरीज़ पूछ करके। पहला है व्हाट यू एंड आई डिड टिल वी लव्ड। सबसे पहला ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्या कर रहे थे हम प्यार करने से पहले। एंड दिस क्वेश्चन ये उनके लवर की तरफ एड्रेस्ड है। स्पीकर ये नहीं जानना चाहता कि वो एक्चुअली कर क्या रहे हैं, ये सिर्फ रिटोरिकल क्वेश्चन है। मीन्स ही नोज़ द आंसर बट ही इज़ ओनली आस्किंग इट फॉर द सेक ऑफ आस्किंग। ठीक है, उसको आंसर पता है, वो सिर्फ पूछने के लिए पूछ रहा है। और क्वेश्चंस जो है रिटोरिकल हैं और ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन लवर्स रिस्पॉन्स में इंटरेस्टेड नहीं है। स्पीकर ने ऑलरेडी अपना माइंड बना के रखा हुआ है कि वर वी नॉट वीन्ड टिल देन, क्या हम बच्चे नहीं थे, क्या वो बहुत ज़्यादा चाइल्डिश नहीं थे। वो जो है कैरेक्टराइज कर रहे हैं चाइल्डिशनेस को, ये अर्ली प्रेशर्स को, कुछ चीज़ों की तरह, कुछ चीज़ों से। पहली चीज़, वो बेबीज़ की तरह थे जो अभी भी ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं, नर्सिंग कर रहे हैं, इसीलिए ये वीन्ड कहा गया। यहाँ पे वीन्ड का बेसिक मीनिंग होता है जब दूध पीते बच्चे को धीरे धीरे ब्रेस्ट फीडिंग से दूर किया जाता है तो उसको वीनिंग कहा जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया क्या हम अभी तक वीन नहीं हुए थे, क्या हम तब तक दूध पीते हुए बच्चे थे।
फिर बट सक्ड ऑन कंट्री प्लेजर्स, तो यहाँ पे अगेन कंट्री प्लेजर मतलब वो सिंपल प्लेजर्स जो होते हैं, अनसोफिस्टिकेटेड प्लेजर जो होते हैं, उनकी बात की जा रही है कि क्या हम बच्चों की तरह प्लेजर्स, इधर उधर के प्लेजर्स में इंटरेस्टेड नहीं थे। और स्नॉटेड वी इन द सेवन स्लीपर्स डैन, तो यहाँ पे जो एल्यूजन किया गया है वो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट एल्यूजन है। और ये जो है एक मिथ था सेवन स्लीपर्स का, जहाँ पर एक ग्रुप जो है बच्चों का या एडोलसेंट्स का परसिक्यूशन से बचने के लिए एक केव में चला जाता है, और उस केव में वो उनको जो है नींद आ जाती है, और 300 साल वो उस केव में छुपे रहते हैं रिलीजियस परसिक्यूशन से बचने के लिए। तो यहाँ पे ये जो एल्यूजन है, ये स्पीकर और लवर इसी तरह पायस क्रिश्चियंस की तरह थे जो सो रहे थे, जिनको पता नहीं था, और जो मतलब जैसे इसमें क्या कहा गया है, इस ये जो स्टोरी है सेवन स्लीपर्स वाली जो स्टोरी है, इस स्टोरी में कहीं ना कहीं ये बताया गया है कि जो भी पायस है उसको जो है रेस्क्यू करने के लिए गॉड विल कम। जब वो उठते हैं, सेवन स्लीपर्स जब उठते हैं उस डेन से, तो वो एक ऐसे युग में टाइम चेंज हो चुका होता है और क्रिश्चियनिटी का जो है बोलबाला होता है। तो ये वही दिखाया गया है, उससे एल्यूजन को यूज़ करते हुए स्पीकर ये बताना चाह रहा है कि वो भी पायस क्रिश्चियंस की तरह हैं, अब वो उठ चुके हैं और उनको उनकी पाइटी के लिए एक नया जो है लव लाइफ मिली है। तो ये कोर आर्ग्यूमेंट जो है सेट करती है फर्स्ट 4 लाइंस, जहाँ पर इन चारों लाइन की तरह ये बताया गया है कि लव के पास बिल्कुल वैसा ही इफ़ेक्ट होता है जैसा एक रिलीजियस प्रैक्टिस के पास होता है। मतलब क्योंकि लव जो है हमें ये इमेजिन कराता है कि हम डायरेक्टली मतलब लव को यूज़ करके हम अननोन एरियाज़ में, अनचार्टर्ड वेज़ में अननोन एरियाज़ में पहुंच सकते हैं। फिर अगर आप इन 4 लाइंस को देखेंगे तो यहाँ पे जो पोएम है ये रीडर को ये एनकरेज कर रही है कि रीडर ये इमेजिन करे कि स्पीकर अपने लवर को डायरेक्टली एड्रेस कर रहा है। तो यहाँ पे जो है अपोस्ट्रोफी की क्वालिटी आ गई है, अपोस्ट्रोफी यूज़ किया गया है यहाँ पर। तो अपोस्ट्रोफी क्या है, ये एक पोइटिक डिवाइस है जहाँ पर हम अपने जो भी पर्सन है वो अभी प्रेजेंट नहीं है और उससे हम बात कर रहे हैं। तो ये जो है, तो स्पीकर अपने लवर से तो बात कर रहे हैं बट लवर जो है वो इनको रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको हम अपोस्ट्रोफी बोलते हैं। यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ कि ये एक पैटर्न इस्टेब्लिश कर रहे हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं स्पीकर मोनोपलाइज करेगा पोएम में लव के डिस्क्रिप्शन को। सो ओनली स्पीकर इज स्पीकिंग, वी आर नॉट एबल टू सी कि लवर क्या बोल रहा है, बस स्पीकर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वही हम समझ पा रहे हैं। तो इसको मोनोपलाइजेशन हो रहा है स्पीकर का इस पोएम में लव के डिस्क्रिप्शन में। फिर अगर आप इसके फॉर्म्स को देखेंगे, इन 4 लाइंस को अगर हम देखें तो वंडर बाय माई ट्रॉथ व्हाट यू एंड आई डिड देन आई एंड चाइल्डिशली, तो ये आप देखिए यहाँ पे जो यूसेज है ये आयम्बिक पेंटामीटर का यूसेज है, राइमिंग फॉर्म में आयम्बिक पेंटामीटर यूज़ किया गया है। और यहाँ पे जो हमने देखा अभी राइमिंग स्कीम है ए बी, ठीक है, फर्स्ट वाली लाइन थर्ड से, सेकंड वाली लाइन फोर्थ से। तो ए बी का जो है राइमिंग स्कीम है और ये उस वक्त काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती थी इस तरह की राइमिंग स्कीम। उसके अलावा यहाँ पे स्लैंट लाइन भी है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट में हमने आई यूज़ किया है और चाइल्डिशली यूज़ किया है, तो इसको हम जो है स्लैंट राइम बोलते हैं। तो स्लैंट राइम बेसिकली क्या होता है, स्लैंट राइम एक इस तरह का राइमिंग डिवाइस है जहाँ पर जो लास्ट के वर्ड्स होते हैं, 2-3 वर्ड मिलकर के सिमिलर साउंड को बनाते हैं, एग्जैक्ट सेम नहीं साउंड होती है। तो आई और ली तो सिमिलर साउंड्स हैं बट एग्जैक्ट जो है आई का रिपीटेशन नहीं है, तो इसको हम स्लैंट राइम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल पैक्ड स्लिक्ड, ये जो है हमारा स्लैंट राइम का हो गया एग्जांपल हो गया। फिर अनपैक्ड डिटैच हो गया, फिर या फिर कंट्री और कॉन्ट्रा हो सकता है। तो ये हमारी स्लैंट राइमिंग है, तो यहाँ पे स्लैंट राइमिंग का भी यूसेज किया गया है। फिर अगर आप अलिट्रेशन देखेंगे तो सेकेंड लाइन में काफ़ी डब्ल्यू का अलिट्रेशन है, वी वर वी वींड, सो डब्ल्यू जो का एलिट्रेशन यहाँ पर हो रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस हैं, उनको हम लास्ट में माइंड मैप के थ्रू देखेंगे। अब हम नेक्स्ट लाइंस देखते हैं 5 to 7। तो हमारी 5th लाइन कहती है, इट वॉज सो बट दिस ऑल प्लेजर फैंसीज वी, if ever any beauty I did see which I desired and got,
इट वॉज बट अ ड्रीम ऑफ दी। तो ये हमारा फर्स्ट स्टैंजा है 7 लाइन्स का। शुरू की 4 लाइन हमने पहले देख ली थी, ये बाद की 3 लाइन्स हैं। तो यहाँ पे जो 3 लाइन्स हैं इसमें ये कहा गया है, जो शुरू की 4 लाइन्स थी उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनका आंसर इन 3 लाइन्स में दिया गया है। स्पीकर जो है आंसर दे रहा है उन रिटोरिकल क्वेश्चंस का कि ऐसा ही था, इट वॉज सो। हम सच में चाइल्डिश थे, हम वीन्ड नहीं हुए थे तब तक, हम कंट्री प्लेजर्स को सक कर रहे थे, हम 7 स्लीपर्स डेन में सो रहे थे। और अभी तक जितनी भी हमें जो है, मैंने जितनी भी यहाँ पे जो है ये जो आंसर है कंसाइज आंसर इट वॉज सो, ये इंडिकेट करता है कि स्पीकर मोनोपलाइज कर रहा है पोएम को। लवर इज़ नॉट आंसरिंग, स्पीकर इज़ आंसरिंग ऑन हर बिहाफ, सो स्पीकर इज़ मोनोपलाइजिंग द पोएम। उसके साथ साथ न केवल जो है स्पीकर क्वेश्चंस को पोज करता है, स्पीकर उनका आंसर भी कर रहा है। यहाँ पर स्पीकर फिर बताता है कि ये एक काइंड ऑफ मॉरल जो है एक्सप्लेनेशन देते हैं कि अभी तक जितने भी प्लेजर्स थे जो स्पीकर ने एक्सपीरियंस किए हैं वो सब काफ़ी मतलब छोटे हैं। अगर आप देखें तो लवर को मीट करने से पहले जितने भी प्लेजर थे वो सब चाइल्डिश थे, वो सब छोटे हैं। और एक जो सबसे अच्छा प्लेजर था, जो सबसे अच्छी ड्रीम थी, वो ड्रीम थी अपने लवर से मिलने की। और जब लवर से मिल गए हैं तो ये एक ऐसी ड्रीम है जो उनकी फुलफ़िल हुई है और ये एक सच्चा प्लेजर है जो उनको मिला है। अगेन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपका एलिट्रेशन का काफ़ी यूसेज है। फॉर एग्ज़ाम्पल 7th लाइन में आपका डी का यूसेज काफ़ी सारा है, ड्रीम डिज़ायर्ड, तो यहाँ पे डी का एलिट्रेशन हो रहा है। अगेन ये जो आपका आइडिया है ड्रीम का, इसको हमने डिज़ायर के साथ एलिट्रेट करके और ज़्यादा कहें तो वाइड बना दिया है। सो अब लास्ट की 3 लाइंस में अगर हम राइमिंग स्कीम देखें तो बी सी डी, तो ये सी 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 वाली साउंड आ रही है। तो फर्स्ट पैराग्राफ का क्या हो गया हमारा राइमिंग पैटर्न, ए बी सी सी सी। तो ये यही जो है राइम पैटर्न सभी पैराग्राफ्स में है। टोटल इस पोएम में 3 पैराग्राफ्स हैं, हर पैराग्राफ में 7 लाइन्स हैं और सभी लाइन्स में यही राइमिंग पैटर्न फॉलो किया गया है, ए बी सी सी सी। तो अब नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में वो बोलते हैं, एंड नाउ गुड मॉरो टू आवर वेकिंग सोल्स विच वॉच नॉट वन अनदर आउट ऑफ फेयर, फॉर लव और लव एंड अदर साइड्स कंट्रोल एंड मेक्स वन लिटिल रूम एंड एवरीवेयर। तो जो फर्स्ट स्टैंजा गुड मॉरो है वो रिफ्लेक्ट करता है पास्ट का। वो पहला वाला जो स्टैंजा था वो पास्ट की बात कर रहा था, यहाँ से हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अब प्रेजेंट सिचुएशन में पोएम की अगर हम बात करें तो टाइम एंड स्पेस में पोएम प्रेजेंट टाइम में आ गई है। ये मॉर्निंग हो चुकी है, सन राइज़ कर रहा है और स्पीकर और लवर का लव भी एक साथ उठ रहा है, राइज़ कर रहा है। मॉर्निंग यहाँ पे जो है सिंबल की तरह एक्ट करती है अवेकेंड सोल की। तो सोल को की जो है अवेकनिंग हो गई है प्यार के थ्रू, यहाँ पे ये माना गया है। तो अवेकनिंग ऑफ सोल जो है मॉर्निंग सिंबलाइज करती है अवेकनिंग ऑफ सोल को, इसीलिए इन्होंने बोला एंड गुड मॉरो टू आवर वेकिंग सोल्स, मतलब ये गुड मॉर्निंग है हमारी अवेकेंड सोल्स के लिए भी। तो ये केवल फिजिकल मॉर्निंग नहीं है, ये हमारी सोल्स की भी अवेकनिंग, हमारी सोल्स की भी मॉर्निंग है। अगेन अगर आप इसको क्रिश्चियन मिथोलॉजी के साथ एक लिंक करके देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि सन को यूजुअली एज अ सिंबल फॉर जीसस के रूप में यूज़ किया जाता है। और जो मेंशन है यहाँ पे मॉर्निंग का, कहीं ना कहीं इसको एक रिलीजियस एक्सपीरियंस के साथ जो है वो किया गया है, कोरिलेट किया गया है। जैसे अगर किसी को कोई रिलीजियस अवेकनिंग होती है तो यूजुअली उसको ये माना जाता है कि वो उसको अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग में होती है रिलीजियस अवेकनिंग। तो यहाँ पर ये जो आपकी सोल की अवेकनिंग है लव के थ्रू अर्ली आवर्स में, ये दिखाती है कि ये भी एक रिलीजियस एक्सपीरियंस की तरह है। तो काफ़ी ये पोटेंशियली कंट्रोवर्शियल असर्शन भी है उस वक्त। और क्योंकि यहाँ पे इस तरह का कोई सिंबल नहीं है कि उन दोनों की मतलब जो लवर्स हैं वो मैरिड हैं, यहाँ पे ऐसा कोई मतलब ये चीज़ नहीं दी गई है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा आप देखेंगे तो कंट्रोवर्शियल असर्शन भी है। स्पीकर फिर मीडिएट्स करते हैं लव के ऊपर और स्पीकर ये नोट करते हैं कि उनके प्यार में किसी की मतलब वो एक दूसरे को कोई डर से नहीं देख रहे हैं, तो कोई फियर नहीं है, कोई जेलसी नहीं है। ये देखिए फॉर अ लव और लव ऑफ अदर साइड्स कंट्रोल, तो कोई जेलसी वाली भावना यहाँ पे नहीं है उनके प्यार में।
तो यहाँ पे उनका मतलब है कि लवर्स को एक दूसरे के ऊपर जो है डर से देखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि दूसरा उनके ऊपर अटेंशन दे रहा है या नहीं। फिर वो प्यार में इतने ज़्यादा डूबे हुए हैं कि वो बाकी किसी चीज़ को अच्छे से नोटिस नहीं कर पा रहे हैं, और वो दूसरी चीज़ों में, दूसरे पीपल में, किसी भी चीज़ में देखने में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऑल लव ऑफ अदर साइड्स कंट्रोल, मतलब वो एक दूसरे को इतने ज़्यादा प्यार में एक दूसरे को देख रहे हैं कि वो और किसी को देखना नहीं चाहते। फिर एक असर्शन दोबारा इस पोएम में स्पीकर बोलता है कि एन मेक्स वन लिटिल रूम एंड एवरीवेयर। तो यहाँ पे जो है ये कहा गया है कि जो रूम, यहाँ पे जो रूम जो स्पीकर और लवर ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो इतना रिच और सेटिस्फाइंग है कि ये सभी प्लेजर्स को और रिचेस को सब्स्टिट्यूट कर सकता है। तो ये अगेन एक अल्यूजन है रेनेसां टाइम का, जहाँ पर फिलोसफर्स ये बिलीव करते थे कि छोटी चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं बड़ी चीज़ों में। फॉर इंस्टेंस ह्यूमन बॉडी जो है इमेज सर्व कर सकते हैं यूनिवर्स के लिए। तो ये माइक्रोकोज़म की बात हो रही है कि माइक्रोकोज़म के अंदर ही मैक्रोकोज़म होता है, मतलब छोटी चीज़ के अंदर बड़ी चीज़ समाहित होती है, निहित होती है। तो यहाँ पे इसी चीज़ को जो है अल्यूजन किया गया है कि मेक्स वन एंड वन लिटिल रूम एंड एवरीवेयर, मतलब कि वो जिस रूम को ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो इतना सेटिस्फाइंग है कि सारे वर्ल्डली प्लेजर्स उस रूम के अंदर अवेलेबल हैं। तो इस माइक्रोकॉज़म के अंदर पूरा जो दुनिया का मैक्रोकॉज़म है वो समाहित है। दुनिया का जितना भी रिचेस हैं, जितनी भी फैंसीज़ हैं, जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, वो सारे उनके रूम में अवेलेबल हैं। अगेन अगर हम इसमें राइमिंग पैटर्न देखेंगे तो फियर एवरीवेयर सोल्स कंट्रोल्स। तो अगेन यहाँ पे जो राइमिंग पैटर्न है वो ए बी का है फर्स्ट 4 लाइंस में, और बाद की लाइंस में सी का आएगा। तो हम देखेंगे क्वार्टेट और टर्सेट के रूप में यहाँ पे इन्होंने राइमिंग स्कीम की हुई है। आयम्बिक पेंटामीटर है, सारे जो एंड स्टॉप्ड हैं लाइन 8 में। तो ये इनका यहाँ पे 4 लाइंस का ये एक्सप्लेनेशन है। अब इसी पैराग्राफ की लास्ट की 3 लाइंस और देखेंगे हम। तो लास्ट की 3 लाइंस कहती हैं, लेट सी डिस्कवरर्स टू द न्यू वर्ल्ड्स हैव गॉन, लेट मैप्स टू अदर वर्ल्ड्स ऑन वर्ल्ड्स हैव शोन, लेट अस possess वन वर्ल्ड ईच हैथ वन एंड इज वन। तो अगेन गॉन, शॉन, वन। तो यहाँ पे अगेन आपका सी स्लैंट राइमिंग भी यहाँ पे आ रही है, और ये लाइंस 12 to 14 एक्सपैंड करती हैं कि जो उन्होंने बोल्ड डिजर्शन किया था लाइन नंबर 11 में कि अ स्मॉल रूम एवरीवेयर, उसी को और एक्सपेंड करती हुई ये लाइंस जो है लिखी गई हैं। और इस लाइंस में ये बताया गया है कि लव इतना ज़्यादा, मतलब ये काफ़ी यहाँ पे आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन किया गया है कि लवर्स को अपने वर्ल्डली एम्बिशंस को छोड़ देना चाहिए। जैसे पहली चीज़ जो स्पीकर ये कहता है कि बाकी लोग सी डिस्कवरर्स कैन क्रॉस ओशियन टू मैप एंड एक्सप्लोर अमेरिकाज़। जो बाकी लोग हैं, जो सी एक्सप्लोरर्स हैं, वो जाएं और अपनी सीज़ को एक्सप्लोर करें, मैपिंग करें। तो यहाँ पे पोएम जो है होल्ड कर रही है इंफॉर्मेशन हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट की, बट यहाँ पे हिंट दिया जा रहा है कि ये जो पोएम लिखी गई है ये उस वक्त लिखी गई है जब यूरोपियंस जो है वर्ल्ड डिस्कवरी पे गए हुए थे और कॉलोनाइजेशन की बात कर रहे थे। तो ये लाइंस जो है स्पीकर का इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट एस्टैब्लिश करने की कोशिश करती हैं। साथ साथ ये रेनेसां के उस आइडिया को कि माइक्रोकोज़म में ही मैक्रोकोज़म निहित है, उसको और ज़्यादा एलैबोरेट कर रही हैं कि वो जाएं और अपनी दुनिया को खोजें, मैप्स की डिस्कवरी करें, बाकी वर्ल्ड्स को शो करें। हमारी तो दुनिया एक दूसरे के अंदर समाहित है, मीन्स अ पर्सन इज़ अ वर्ल्ड इन हिमसेल्फ और हर सेल्फ। ये बात यहाँ पे इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई है। सो फर्दर जो है ये बोलते हैं कि जो बॉडी है वो अपने आप में एक दुनिया है, वर्ल्ड है, और अपनी लव की वर्च्यू से हर लवर ने अब दूसरे वर्ल्ड को, मतलब एक पूरे वर्ल्ड के ऊपर उसका एक्सेस है। तो अगर एक ह्यूमन बॉडी एक वर्ल्ड है तो लवर जो है प्यार की वजह से दूसरे की बॉडी को पॉजेस करता है। तो इसका मतलब हुआ कि वो एक पूरे वर्ल्ड को पॉजेस करता है। इसीलिए डेंजरस एडवेंचर्स की इस रूम से बाहर निकल के सी पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अपनी एक वर्ल्ड को पॉजेस करते हैं। हर लवर एक वर्ल्ड को पॉजेस करता है और वो वर्ल्ड है उसके लवर की। फिर ये फाइनल पैराग्राफ है आपका। फाइनल पैराग्राफ के 4 लाइंस, माई फेस इन दाइन आइज, दाइन इन माइन अपीयर्स, एंड ट्रू प्लेन हार्ट्स डू इन फेसेस रेस्ट,
where can we find two beautiful hemispheres without sharp north, विदाउट डिक्लाइनिंग वेस्ट। तो बहुत प्यारी सी लाइन्स हैं और लवर को समर्पित ये लाइन्स हैं। यहाँ पे अगेन जो माइक्रोकॉज़म है कि वो पूरा वर्ल्ड होता है, उसी को फर्दर जूम इन करके कहा गया है। स्पीकर उसको जूम इन करते हुए कहता है कि लवर की जो आइज़ हैं वो अपने आप में वर्ल्ड होती हैं। और स्टैंजा जो है ओपन करता है जब लवर्स एक दूसरे की आइज़ में देख रहे हैं और इतने क्लोज हैं कि वो एक दूसरे की आँखों में एक दूसरे के हार्ट को देख पा रहे हैं। तो ट्रूथ जो उनके दिल का है वो उनकी आँखों से दिखाई दे रहा है। तो स्पीकर रिटोरिकली पूछते हैं कि इससे अच्छा हेमिस्फीयर, इससे अच्छा जो हाफ है वर्ल्ड का, वो कहाँ मिलेगा। ग्लोब पे वो एग्जिस्ट नहीं करता, ग्लोब में इतना परफेक्ट हेमिस्फीयर एग्जिस्ट नहीं करता है। स्पीकर का कहना है कि ये जो लिटिल वर्ड्स हैं इनके अंदर ना तो फ्रिजिड वेदर है नॉर्थ का, ना ही सेटिंग सन है वेस्ट का, और ये डिस्क्रिप्शन जो है लवर्स की आइज़ का चेंजलेस और प्लासिड है। तो मतलब वो कोई भी सफरिंग, कोई भी चेंज को कैरेक्टराइज नहीं करती उनकी आंखें। उनका लव किसी भी चेंज को जो है कैरेक्टराइज नहीं करता है। उनका लव रियल जो हेमिस्फीयर्स हैं, रियल जो वर्ल्ड है उससे ज़्यादा परफेक्ट है। तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी आँखों में जो दुनिया है, उनके लवर के अंदर जो दुनिया है, उनके लवर की हार्ट में जो लव है और उस लव के अंदर जो दुनिया है वो काफ़ी परफेक्ट है, रियल वर्ल्ड से ज़्यादा परफेक्ट है। फाइनली हमारी लाइंस 19 to 21 फाइनल लाइंस हैं। वॉट एवर डाइज वॉज नॉट मिक्सड इक्वली, if our two loves be one, or thou and I love so alike that none do slacken, none can die। तो यहाँ पे देखिए ये जो पहली 3 लाइंस हैं पोइम की फाइनल की जो 3 लाइंस हैं, यहाँ पे काफ़ी बोल्ड क्लेम किया गया है प्यार के बारे में। तो स्टैंजा 1 और 2 में स्पीकर ने ऑलरेडी ये सजेस्ट कर दिया था कि लव ऑलमोस्ट एक रिलीजियस एक्सपीरियंस की तरह है, क्योंकि उन्होंने जो है गुड मॉरो टू आवर अवेकनिंग सोल में ये बताया था कि लव से सोल की अवेकनिंग हो जाती है। लाइंस 19 to 21 में स्पीकर जो है इसको फर्दर ले जाते हुए कहते हैं कि लव इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि एक दूसरे को जो है इमॉर्टैलिटी ग्रांट कर देता है। तो दूसरे शब्दों में अगर आप कहें तो ये वर्ल्ड जहाँ पे ये एक ऐसी वर्ल्ड का डिस्क्रिप्शन है जहाँ पर इरोटिक लव जो है क्रिश्चियनिटी को रिप्लेस करता हुआ नज़र आ रहा है, और ये एक ऑल्टरनेटिव देता है ट्रेडिशनल आपको इटर्नल लाइफ को जीने का। तो ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, जो कि आर्ग्यूमेंट्स डन करते ही थे, काफ़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ें वो लिखते थे, काफ़ी ज़्यादा जो है चीज़ों को इस तरह से वो प्रेजेंट करते थे जिस पे काफ़ी उनकी कंट्रोवर्सीज़ भी क्रिएट हुई थी। फाइनली यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि अगर आपका प्यार मर जाता है मीन्स तो अच्छे से आपने एक दूसरे को प्यार नहीं किया। वट एवर डाइज वॉज नॉट मिक्सड इक्वली, मतलब दोनों लोगों में इक्वल प्यार नहीं था अगर वो प्यार मर जाता है। अगर दो लवर्स इक्वल प्यार करते हैं और एक जैसा प्यार करते हैं कि ना तो कोई स्लेकन करता है, तो क्या होगा कि प्यार जो है ना तो कम होगा ना ही प्यार मर पाएगा। तो इसमें जो है उनका कहीं ना कहीं बायोग्राफिकल एल्यूशन भी है, क्योंकि जॉन डन और उनकी जो लवर थी बेसिकली एन मूर, काफ़ी इनके अंदर एज का डिफरेंस था। तो कहीं ना कहीं उसमें भी इनको ये एक पहली ऐसी पोएम है जो उन्होंने कहीं ना कहीं डायरेक्टली अपने लवर के लिए लिखी है, और उसमें यहाँ पर उन्होंने ये जो लाइंस हैं नन कैन डाई, तो कहीं ना कहीं इसी का इल्यूजन किया है कि कुछ भी हो जाए हमारा प्यार हमारे एक दूसरे के जाने से मरेगा नहीं, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ये पूरा आपका फाइनल एक्सप्लेनेशन है। आप इसको उनके साथ भी एसोसिएट कर सकते हैं और एज अ लवर भी एसोसिएट कर सकते हैं कि अगर दो लवर्स एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो उन दोनों को उनके प्यार की वजह से इमॉर्टैलिटी मिल जाती है जब तक वो प्यार करेंगे। फॉर एग्जांपल आप रोमियो जूलियट देख लीजिए, इमॉर्टलाइज हो गए लव में। तो कहीं ना कहीं इनका ये एक आर्ग्यूमेंट बिल्डअप किया गया है कि लव जो है इमॉर्टलाइजिंग एक्सपीरियंस देता है। अगर वो बहुत ज़्यादा डीप हो, बहुत ज़्यादा गहरा हो, एक जैसा प्यार हो, तो प्यार कभी मर नहीं सकता, प्यार कभी भी जो है प्यार को किल नहीं किया जा सकता। तो ये उनका आर्ग्यूमेंट फाइनली इसमें बोला गया है। अब हम इस पोम को एक चार्ट के थ्रू जो है समझने की और कोशिश करेंगे, क्या सिंबल्स हैं, क्या लिटरेरी डिवाइसेस हैं, और बाकी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें पोएम की बची हैं उसको हम एक माइंड मैप के थ्रू समझेंगे।
सो गाइस, ये जो पोएम है जॉन डन के द्वारा लिखी गई है। पोएटिक डिवाइसेस क्या क्या हैं? एन्जाम्पमेंट यूज़ किया गया है। एन्जाम्पमेंट हमने देखा था कि ये एक पोएटिक डिवाइस होती है जहाँ पर एक लाइन का जो आर्ग्यूमेंट है वो कैरी फॉरवर्ड होता है दूसरी लाइन में। तो ये आपका लाइन्स 1 और 2 में जो है एन्जाम्पमेंट का यूज़ किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहली लाइन आपकी जो है बिगिन होती है और कहती है आई वंडर बाय माई ट्रॉथ फॉर ताऊ एंड आई। फिर यहाँ पे लाइन जो है कंटिन्यू हुई है, फर्स्ट लाइन ख़त्म हो गई बट सेकंड लाइन में ये जो फर्स्ट लाइन का आर्ग्यूमेंट है वो कंटिन्यू करके सेकंड लाइन तक गया है कि डिड टिल वी लव्ड। तो आपकी जो फर्स्ट लाइन पूरा जो सेंटेंस कंप्लीशन है वो सेकंड लाइन में जाके हुआ है, इसी को हम एन्जाम्पमेंट बोलते हैं। तो ये लाइन्स 1 और 2 में देखा गया है, लाइन्स 6 और 7 में देखा गया है, लाइन्स 20 और 21 में ये एन्जाम्पमेंट वाला जो फीचर है वो हमने देखा है। फिर नेक्स्ट आपका है सीजुरा। तो ये लाइन 1 2 3 5 7 सीजुरा जो है काफ़ी यूज़ किया गया है, ज़्यादा यूज़ किया गया है यहाँ पे, क्योंकि ये कॉन्सिक्वेंस है एन्जाम्पमेंट का, जहाँ पर ग्रामेटिकल यूनिट जो है स्पिल ओवर हो रही है नेक्स्ट लाइन पर। तो इसीलिए जो है ये फॉर एग्जांपल बाय माई ट्रॉथ में यूज़ किया गया है, फिर लाइन 2 में यूज़ किया गया है, या लाइन 3 में यूज़ किया गया है, लाइन 5 में यूज़ किया गया है, लाइन 7 में यूज़ किया गया है। जब हम इस तरह के सिंबल्स देखते हैं तो ये हमारा जो है सीजुरा का ये क्वेश्चन मार्क हो गया, फिर आपका जो है अपोस्ट्रोफीज हो गए, तो ये आपका सीजुरा वाली एक पोएटिक डिवाइसेस है जिसका यूज़ किया गया है। एल्यूजन जो है लाइन 4 में स्नॉटेड वी इन 7 स्लीपर्स डेन को एल्यूड किया गया है, यहाँ पे एल्यूजन है। फिर आपका वेयर कैन बी फाइंड टू बेटर हेमिस्फीयर, अगेन ये एल्यूजन है आपका, अर्थ के साथ एल्यूड किया गया है। एंड मेक वन लिटिल रूम एंड एवरीवेयर, अगेन ये एल्यूजन है। माइक्रोकॉज्म इज़ विद इन मैक्रोकॉज्म इज़ विद इन अ माइक्रोकॉज्म, मतलब ह्यूमन बॉडी इज़ अ कंप्लीट होल इन इटसेल्फ। तो ये एल्यूजन्स हैं आपके। अपोस्ट्रोफी मैंने आपको समझा ही दिया था क्या है। तो यहाँ पे जो है स्पीकर मोनोपलाइज कर रहा है और लवर जो है कोई एक चीज़ नहीं दे रहा, तो ये अपोस्ट्रोफी का यूसेज है लाइन नंबर 1 से 21 तक। रिटोरिकल क्वेश्चंस हैं यहाँ पे लाइन 2 में, व्हाट वी डिड टिल वी लव्ड बट सक्ड ऑन कंट्री प्लेजर्स चाइल्डिशली, स्नॉटेड वी इन 7 स्लीपर्स डेन, वेयर कैन वी फाइंड टू बेटर हेमिस्फीयर्स। जहाँ पे ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन आंसर, ही इज़ जस्ट आस्किंग फॉर द सेक ऑफ आस्किंग, मतलब यहाँ पे आंसर में इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये रिटोरिकल क्वेश्चंस यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। फिर एक और हमारी पोएटिक डिवाइसेस है एजोनेंस। तो एजोनेंस का भी यूसेज किया गया है यहाँ पर। सो गाइज, एजोनेंस जो है लिटरेशन के साथ मिलके एक प्लेफुल जो है साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है इस पोएम में। एजोनेंस बेसिकली रिपीटेशन ऑफ ये फिगर ऑफ स्पीच होता है जहाँ पर वॉवल साउंड का रिपीटेशन होता है। फॉर एग्जांपल आई वाई का रिपीटेशन है, तो ये सारा जो है आपका एजोनेंस कहलाता है। एजोनेंस बहुत ज़्यादा इस पोएम में देखेंगे आप। लाइन 1 में आई और वाई साउंड का जो है रिपीटेशन है, लाइन 2 में भी आई ई आई का रिपीटेशन है, लाइन 3 में यू ऊ का रिपीटेशन है, लाइन 4 में ओ साउंड का रिपीटेशन है, 5 में ई साउंड का रिपीटेशन है, अगेन 6 में आई और वाई का रिपीटेशन है। तो बहुत सारी ऑलमोस्ट हर लाइन में रिपीटेशन है, इसीलिए यहाँ पे मैंने आपको शो नहीं किया है, तो आपको समझा दिया, तो आप इसको देख करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अलिट्रेशन एक पोएटिक डिवाइस है अगेन, जहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है। फॉर एग्जांपल एस का रिपीटेशन है लाइन 4 में, बी का रिपीटेशन है लाइन 5 में 6 में, डब्ल्यू का रिपीटेशन है लाइन 1 2 में, 8 9 12 14 17 में। तो ये आपका अलिट्रेशन है। फिर नेक्स्ट हमारी पोएटिक डिवाइसेस है एनाफोरा। तो एनाफोरा को हमने लास्ट वाली पोएम में भी देखा था कि जब कोई एक पर्टिकुलर फ्रेज जो है लाइंस में रिपीट होता है तो उसको एनाफोरा बोलते हैं। फॉर एग्जांपल लेट का रिपीटेशन है लाइंस 12 13 14 में, जहाँ पे लेट सी डिस्कवरर्स टू द ये वाला जो लाइंस हैं, यहाँ पे आपका एनाफोरा का यूसेज किया गया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने बोला है कि सी डिस्कवरर्स आपके जो है जा कर के सीज़ को डिस्कवर करें, मैप्स को मेक करें, ठीक है। तो ये आपका एनाफोरा है, वर्ड लेट से आपका यूज़ शुरू होता है। तो ये सारी आपकी पोएटिक डिवाइसेस हैं। अब सिंबल क्या है? सिंबल मॉर्निंग है, मॉर्निंग सिंबल है आपका अवेकनिंग ऑफ सोल का। यहाँ पे लाइन 8 में गुड मॉर्रो के रूप में इसको शो किया गया है। हर्ट्स हैं, हर्ट्स जो है आपके 16th वाली लाइन में यूज़ किए गए हैं।
और ये सिंबल है क्लोज इमोशनल बॉन्ड का। ये बेसिकली जो हार्ट ऑर्गन होता है जो ब्लड को पंप करता है, बट यहाँ पे हार्ट का यूसेज किया गया है जिससे कि लव को आइडेंटिफाई किया जा सके। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये जो है ट्रू कैरेक्टर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि उनकी आंखों में लोग एक दूसरे को हार्ट को देख पा रहे हैं। लवर्स कैन सी देयर हार्ट इन देयर आईज। तो यहाँ पे हार्ट को सिंबल किया गया है सोल का या आपकी पूरी बॉडी का। लिटिल रूम, तो लिटिल रूम आपका एक और आपका सिंबल है, और लिटिल रूम कहीं ना कहीं यहाँ पे सिंबलाइज करता है प्लेस ऑफ रिफ्यूज का। इसका लिटरल यहाँ पे जो है ये लिटिल रूम ऐसा रिफ्यूज का रूम है जहाँ पे वो लिटरली एक दूसरे के साथ वर्ल्ड को डिस्कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये 3 आपके सिंबल्स हैं। अब फॉर्म, राइम और मीटर क्या इस लाइन की, इस पोएम की। इसमें फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो 3 स्टैंजा हैं और हर स्टैंजा में 7 लाइन्स हैं। राइम स्कीम हम देख ही चुके हैं, ए बी सी सी सी। तो क्वार्टरिन है आपका ए बी, मतलब 4 जो आपके हैं शुरू के, तो ए बी के फॉर्म में आ रहा है। और तीसरा आपका जो लास्ट की 3 है वो टर्सेट सी 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 के रूप में आपका राइमिंग फॉर्म कर रही हैं। मीटर की अगर आप बात करेंगे तो एम्बिक हेक्सामीटर और एम्बिक पेंटामीटर दोनों का यूसेज किया गया है। तो ये आपका सारा पोएम की पोएटिक डिवाइसेस और जो भी आपको पढ़ना था वो सारा हो गया। समरी हमने देख ही ली है। तो ये 3 पोएम्स हो चुकी हैं, 2 पोएम्स और बची हैं जॉन डन की, उसके बाद हम क्वेश्चंस को करेंगे। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, मैं कई बार पहले भी बोल चुकी हूँ, रिस्पॉन्स अगर अच्छा होगा, एटलीस्ट अगर 50 व्यूज़ आते हैं तो मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। अदरवाइज़ मुझे बीच में छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे और भी चीज़ें हैं, वीडियोज़ हैं जो मैं लेकर आ रही हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे को सपोर्ट कीजिए जिससे कि मैं आपके लिए क्वालिटी लेसन्स बना सकूँ। टेक केयर एंड हैव ए गुड डे।